हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। जो हम देख रहे थे वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर चोल एम्पायर के बारे में और डायनेस्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी हो तो दूसरा पार्ट जो है हम इसमें बात करेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले जो हम देखेंगे द सेंट्रल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब प्रांतीय सरकार। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे कि हम हमेशा देख चुके हैं कि जो भी एम्पायर रहा हो उसमें जो हेड होगा, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक तरह से हम बात कर रहे हैं, जो राजा होगा, सम्राट, वो होगा हेड, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होगा। द किंग वॉज एट द टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड चोला इंस्क्रिप्शन रेफर टू हिम एज को पुरुमल अधिगई द ग्रेटर वन एंड कु कोनमई कोंडम द किंग ऑफ किंग्स। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पल्लव हैं या राष्ट्रकूट है, या हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी एम्परर रहे उन्होंने अपने बाकी टाइटल लगाया महाधिराज का, मगर ये तमिल है तो इन्होंने तमिल लैंग्वेज के अंदर इन्होंने इस्तेमाल करे अपने टाइटल्स को। और जो इनको नाम दिया गया को पुरुमल अगदेगई मतलब ग्रेटर मन, बेहतर में से बेहतर, जो हम देखेंगे जो सबसे बड़ा राजा होगा, जो सबसे अच्छा राजा है। फिर अगर आगे क्या बताया गया, किंग ऑफ किंग्स मतलब राजाओं का, जिसको हम बोलते हैं महाधिराज। तो ये इन्होंने कुछ टाइटल्स इनके लिए दिए जाते थे, इनको इंस्क्रिप्शन के अंदर बताया गया है। दे अज्यूम हाई साउंडिंग टाइटल्स। तो हाई साउंडिंग टाइटल्स जैसे कि हमने बहुत सारे देखे, कोंटमंडल, चोलपुराई, बहुत सारे ऐसे नाम देखने को मिलेंगे। ये इनकी सिटीज़ रही हैं, तंजौर, गंगा कोंड चोलपुरम। गंगा कोंड चोलपुरम मतलब जिसको गंगा जो थे वेस्टर्न गंगा थे उनको हरा कर उन्होंने छीनी थी उस जगह, तो गंगाई कोंडा लगा दिया इसके अंदर, चोलपुरम और लगा दिया जगह का नाम करके। मुडीकोंडा एंड कांची रिमेन द वेरियस कैपिटल ऑफ डिफरेंट चोला रूलर एट वेरियस टाइम। तो ये हम देख रहे हैं कि क्या है, ये कैपिटल्स हैं। अब डिफरेंट रूलर्स आए जिन्होंने जो इलाका जीता उसको बना लिया अपनी राजधानी, मतलब 2 राजधानियाँ फिर भी रहीं। तंजौर जो थी इनकी राजधानी शुरू से रही, आखिर तक भी रही, मगर जैसे कि हम देखेंगे टाइम का जो वक्त की अहमियत है उसके हिसाब से उन्होंने टाइम के साथ चेंज भी करी अपनी कैपिटल्स को। जैसे बहुत बड़ा एम्पायर है उसको रूल करने के लिए जो कैपिटल है उसका शिफ्ट करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल्स। द चोला इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द किंग एज ग्रेट वॉरियर, conqueror, a great patron of art, destroyer of evil, generous and a protector with pleasing personality. The king undertook royal to increase the efficiency of the administration। यानी कि जो हम देख रहे हैं कि चोल इंस्क्रिप्शन से, अब जो चोल इंस्क्रिप्शन से वो तो उन्होंने खुद ही लिखवाए होंगे, क्योंकि जो चोल रूलर थे उन्होंने खुद लिखवाए, तो उसके अंदर तो उनको बेहतर इंसान बताया जाएगा, चाहे वो कितना बुरा इंसान हो उसका बेहतर बताया जाएगा। तो उसमें क्या कहा कि ये योद्धा हैं, फिर एक तरह से कॉन्करर है मतलब जो दूसरे को कंट्रोल करते हैं, फिर पैटर्न ऑफ आर्ट है मतलब रक्षा करने वाले आर्ट की और उसको बढ़ावा दिया उन्होंने आर्ट्स को। फिर हम देखेंगे लिटरेचर को बढ़ावा देने वाले माना जाएगा इनको, बुराइयों का खात्मा करने वाला, उस ताकि मतलब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उनकी। ये चीज़ें दिखाने को मिलती हैं हमें इनके डिस्क्रिप्शन से। और बाकी हम क्या देखते हैं कि जो राजा है अपनी काम की जो क्षमता है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों के ऊपर, जो दूसरे मतलब एम्पायर जो उन पर कंट्रोल कर रखा है उन्होंने, उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए तो वो रॉयल टूर करते थे वहाँ पर, कि वो जो लोग हैं समझ सकें कि असल में जो किंगडम जो है उनका जो ओवरलॉर्ड कौन है, लॉर्ड कौन है उनका। द चोला रूलर्स वर नॉट डिस्पोटिक रूलर। अब यहाँ पर फिर एक बात की जाती है कि जो चोला रूलर्स हैं वो डिस्पोटिक रूलर तो नहीं थे, इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। अब जो दूसरे इंस्क्रिप्शन होंगे, जो दूसरे किंगडम्स होंगे, वो तो उनको डिस्पोटिक ही बोलेंगे हमेशा, क्योंकि उन्होंने उनकी शहरों में गए, ध्वस्त करा, उनके शहरों को बिल्कुल ख़त्म कर डाला और अपने शहर बसाए। तो दूसरे इंसान के लिए तो बुरे हैं वो, अपने लोगों के नहीं बेहतर हैं वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉन्करर वगैरह रहेंगे। दे एक्सेप्ट द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट एज देयर प्राइमरी ड्यूटी। हालांकि फिर भी हम देखेंगे कि उन्होंने काम करे हैं वेलफेयर के, तो उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट जो मतलब जो प्रजा है अपनी, उसके वेलफेयर की उन्होंने सबसे पहले ड्यूटी उसको माना, सबसे पहले उस पर काम करा। द चोला रूलर्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्टिंग देयर सक्सेसर ऑफ युवराज एंड द एसोसिएटिंग हिम विद एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम।
तो यहाँ पर ड्यूअर लाइफ टाइम, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हमने चोल रूलर्स हैं, उन्होंने मान लिया कि ये काम करना है हमें, और इन्होंने अपने क्या करा कि जो सब मतलब राजा ने अपनी पैदाइश मतलब जैसे इनका बच्चा पैदा हुआ, जब बड़ा हो गया तो उन्होंने जब भी चूज़ कर लिया कौन राजा बनेगा, मतलब 4-5 बेटे भी हुए, तो सबसे पहले ये सिस्टम था कि जो बड़ा बेटा होगा उसी को मिलेगा। मगर फिर भी जो राजा हुआ करता था उसको जो लगता था बेहतर एबल जो था इस चीज़ के लिए, वो उसको चुन लिया करता था पहले से, जिसको वो युवराज नाम दिया करते थे। और क्या करता था साथ में से हम देखते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेंगी, बहुत सारी अलग अलग प्रांतें होंगी, मंडल जिनको कहा जाएगा आगे चलकर। तो वो मंडल जो हैं वहाँ तो अपने राजाओं को ही, राजकुमार को ही भेजेंगे, मगर जिस राजकुमार को उसने चुन लिया है कि इसलिए सेंटर अथॉरिटी के लिए, वो उसको वहाँ नहीं भेजेगा, वो उसको अपने साथ रखेगा, साइड बाय साइड उसको सब चीज़ें सिखाएगा। तो जब उसका टाइम आएगा कि वो सीख जाएगा तो वो हट जाएगा गद्दी से, उसको उठा देगा वहाँ पर। द पोजिशन ऑफ किंग वॉज हेरिडेटरी एंड नॉर्मली द एल्डेस्ट सन ऑफ द किंग वॉज नॉमिनेटेड ए सक्सेसर। ये तो हम जानते हैं कि जो वंशानुगति हेरिडेटरी थी, और जो सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था वो राजा के बाद बनता था अगला राजा। द एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप वॉज लार्जर एज कम्पेयर टू टू द चोलाज, चेराज, पांड्याज एंड पल्लव। इनका एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा कि उनसे बड़ा है काफ़ी, क्योंकि उनके जो हम देखते हैं कि पल्लव का एग्जांपल हमने देख रखा है लास्ट वीडियोस के अंदर, तो उसमें हम जानते हैं कि जो पल्लव हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा इनका है, क्योंकि तो इनका तो एम्पायर बहुत बड़ा है। फिर दूसरे जो एरियाज़ हैं, नेवी भी है इनके पास। चेराज तो और छोटे हैं, पांड्या बाद में बड़े होंगे, इनको कौन कर खुद करेंगे वो, मगर जो सिस्टम है वो छोटा है इनका। और जो ये चोल हैं इनका सिस्टम उनसे काफ़ी गुना बड़ा है यहाँ पर। However, it witnessed a decline after death of कोलुटुंगा and hereafter the power of local chieftain increased। चाहे कितना ही बड़ा रहा हो, ये तो हम जानते हैं कि जहाँ से इंसान निकलता है कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पहुँच जाता है। शुरुआत भी है तो अंत भी उस चीज़ का है। वही चीज़ इनके साथ भी हुई, जहाँ से ये निकले वहीं यहाँ पर लौट के पहुँच गए, और जो छोटे से फ्यूडल थे आखिर में वो फ्यूडल ही बन के रह जाते हैं। तो ये मतलब जो पावर से दूसरों की वो चीज़ होती है। और कोलुटुंगा जो आखिरी फर्स्ट होते हैं उनके टाइम तक पावर रहती है इनकी, एम्पायर बनाते। बाद में जो इनके रूलर्स आएंगे, सक्सेसर्स आते हैं, वो बाद में चल के क्या बन जाते हैं, फ्यूडेटर्स दूसरे राजाओं के। अब हम देखेंगे जो इनका सिस्टम है वो कितना बड़ा हुआ था। जैसे राष्ट्रीय मतलब जो एम्पायर को राज्य हम बोला करते थे, ये डिवाइडेड इनटू 8 मंडल प्रोविंस। अब 8 भी हो सकते हैं, वो 7 भी हो सकते हैं। मतलब जो राष्ट्र है, पूरा एम्पायर है, उसको 8 या 7 मंडल्स के अंदर बांटा गया था, मतलब प्रांतों के अंदर। फिर हम फर्दर देखते हैं कि मंडल हेड गवर्नर्स होते हैं, वायसराय, जनरली अ प्रिंस। मंडल पे जो रूल कर रहा था वो प्रोविंस, सॉरी, जिसको हम गवर्नर वायसराय बोला करते थे, वो प्रिंस होया करता, मतलब राजा का बेटा या भाई भी हो सकता था यहाँ से। द मंडल्स प्रोविंस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वलंडुस और कोट्टम। कोट्टम मतलब डिस्ट्रिक्ट, वलंडू मतलब थोड़ा शहर, मतलब थोड़ा बेहतर डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये क्या था, मंडल्स को फिर दोबारा बांटा गया इसके आगे चल के। फिर जो वलंडस थे उनको और बांटा गया आगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, टाउन हो गया ये नगर पूरा शहर मतलब। और ये हो गया डिस्ट्रिक्ट नाडू अंडर नट्टार। नट्टार क्या मतलब अंडर रहा करते थे ये। द नाडू कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेज। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी, जो नाडू है इनके डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर इनकी जो हम बात करते हैं वो खासियत आ जाती है। यहाँ से सबसे खासियत क्या है कि जो इनका विलेज सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ऑटोनोमस बॉडी थी पूरी तरह से, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं हो करता था, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो या प्रोविंशियल अथॉरिटी हो, वो किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं थी बिल्कुल भी। मगर ये था कि टैक्स वाला देना हुआ करता था उनको, वो देते थे बाकायदा टैक्स, तो उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया इस तरह से काम अच्छे से करने के लिए। गिल्ड्स और श्रेणी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। शील्ड और गेडी जो होती मतलब जो लोग के श्रेणी होती थी वो भी पार्ट थी इनकी। द असेंबली ऑफ मर्सेंटाइल ग्रुप यानी कि मर्चेंट्स वॉज नॉन एज नगरम। नगरम मतलब नगर के वासी जो नगर के लिए कार्य करते हैं। एंड वॉज स्पेसिफिक ऑफ डिफरेंट ट्रेड एंड स्पेशलाइज ग्रुप। उनके अपने अपने काम थे, जैसे हम जानते हैं हर इंसान का अपना अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल नाम क्या है, जैसे कि शंकरापड़ी नगरम, कौन थे, घी और तेल के सप्लायर। सलियम नगरम एंड सस्तुमा परिसा नगरम, क्या थे ये लोग, टेक्सटाइल ट्रेडर्स, कपड़े वाले के व्यापारी जो थे। आई होल एंड द 500,
इन एहोल कर्नाटका एंड मणिग्रमा वर पावरफुल एंड इम्पोर्टेड गिल्ड्स। एहोल जो थे इनके अंदर बड़ी पावरफुल गिल्ड थी एक तरह से, क्योंकि ये भी मतलब ट्रेडर्स टाइप के लोग थे। अब ये क्या है, बाकी बाद में क्या देते हैं हम, ये पावरफुल बन जाती है और इंडिपेंडेंट भी जाती है, जब चोर तो ख़त्म हो जाएंगी बाद में चल के ये। अब यहाँ पर क्या है, जब विलेज सिस्टम, किसका, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ गवर्न। यहाँ पर इसमें ये चीज़ ख़ास है कि इसमें सेल्फ गवर्नेंस को हमेशा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो रूलर्स थे वो अपने हिसाब से, जो कम्युनिटी होती थी, कमेटी वगैरह होती थी यहाँ पर, वो रूल करती थी। तो इसके भी दो टाइप्स थे। पहला टाइप था उर जो है इतना हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नहीं था, मगर था तो जो भी है कि एग्जिस्ट करता था उस टाइम। तो ये लोकल रेसिडेंट्स की थी, जो नॉन ब्राह्मणिया, मतलब ब्राह्मण जो विलेजर्स हुआ करते थे वो नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल लोग होते थे मतलब वहाँ के। इट बिलीव दैट नंबर ऑफ असेंबली वर 10 लेस देन 10, मतलब 10 से कम हुआ करते थे इनके मेंबर। अब जो हम ख़ास स्टडी करते हैं वो होती है सभा और महासभा। अब ये जो महासभा है इसके बारे में दो हमें वो मिलते हैं, लिटरेचर्स इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जो प्रथंका फर्स्ट के टाइम में मिलते हैं हमें। फाउंड एट उत्तमेरुर प्रोवाइड डिटेल अबाउट फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ सभा। इसके फॉर्मेशन और जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बताता है। ये इंस्क्रिप्शन, दो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें प्रथंकरा फर्स्ट के टाइम के, उमेयर में। क्या है कि हम देखते हैं कि ये सभा किसकी थी, ब्राह्मण्स की सभा हुआ करती थी, मेंबर जो हुआ करते थे। और हम देखते हैं ये जो गांव के ही लोग हुआ करते थे, सीधी बात है। और ये क्या थे, इनके पास ऑटोनमस बॉडी थी, मतलब विलेज के ऊपर कंट्रोल करते थे पूरी तरह से। अब ये है कि सभा एक थी, सभा भी बहुत सारी हुआ करती थी। उनके अंदर मतलब कम्युनिटीज़ होती थी, कमेटी होती थी। कमेटी अलग टाइप की थी, जुडिशियल कमेटी अलग है, जो गार्डन कमेटी मतलब एग्रीकल्चर कमेटी है वो अलग है। फिर जो हम देखेंगे एग्रीगेशन, पानी के लिए जो काम वगैरह करने वाले होंगे, फिर पानी को रिजर्व करने वाले लोग होंगे, वो अलग है। तो कमेटी क्या है, कई तरह की कमेटीज हुआ करती है, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं आज के टाइम में, सीधा वैसा ही सिस्टम इनके पास भी था वहाँ पर भी उस ज़माने में। फॉर्मेशन ऑफ महासभा, फर्स्ट आ विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड, यानी कि एक विलेज को 30 वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता था। उनमें से हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, जिनके पास कम से कम ज़मीन का आधा हिस्सा या एक बड़ा हिस्सा, मतलब बड़ा टुकड़ा होना चाहिए था, वो ओन करते हो, उनकी अपनी प्रॉपर्टी हो। फिर उसकी एज क्या है, 35 से लेकर 70 साल के बीच होनी चाहिए थी उम्र। और तीसरी शर्त क्या थी कि उसको वेद हैं या भाष्य जो हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसको चुन लिया करते थे, किसकी नहीं, कमेटी के लिए। कमेटी के लिए चुन लिया गया बंदे को, आगे मतलब उनका रिप्रेजेंटेटिव बन गया कि चल के वो। फिर जो उसके अंदर मेंबर्स हुआ करते थे और दूसरे मेंबर्स, अब ये तो नहीं कि नॉर्मल मेंबर ही होगा सिर्फ, मतलब हर विलेज से पहले चुनते थे इस तरह से। फिर क्या था, कमेटी के जो मेंबर्स हुआ करते थे उनकी जो इलेक्शन होती थी वो होती थी रोटेशन से, मतलब पर्ची वाला लिख दिया कुछ और करके सिस्टम करते होंगे, रोटेशन करते होंगे, जिसके नाम पर आप बताता वो किसको चुनना है किसको नहीं। अब इसमें क्या है, इनके पास सारे कुछ क्राइटेरियाज थे कि वो भी क्या है, जो ज़मीन को ओन करता हो, खुद की ज़मीन उसके पास हो, वेद की नॉलेज हो, अच्छा काम करने वाला इंसान हो, ये चीज़ें इनके पास होनी चाहती थी। अब जो कमेटी के मेंबर्स थे उनको कहा करते थे ये लोग वरिया पेरू मक्कल, एंड यूजुअली मैन मीट इन टेम्पल एंड अंडर अ ट्री। मंदिर में और वहाँ जैसे हम देखते हैं पेड़ के नीचे लगाते थे पहले लोग, पंचायत वहाँ मिला करते थे ये लोग। अब इसमें 30 मेंबर सभा के अंदर हुआ करते थे। सेंट्रल एंड और प्रोविजनल गवर्नमेंट कंसल्ट द महासभा ऑफ द विलेज कंसर्निंग एनी चेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ द लैंड ऑफ विलेज। विलेज के हम देखते हैं कुछ मैनेजमेंट है, कुछ चेंजेस करने हैं, रेवेन्यू है, टैक्सेशन है, उसके लिए जो सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वो इनसे कंसर्न करती थी। मतलब पता चलता है कि ये ऑटोनोमस बॉडी थी। और सबसे ख़ास जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स है चोलास का वो यही है, देयर वर कमेटी सच एज जुडिशियल कमेटीज़ क्या थी, जुडिशियल थी, गार्डन कमेटी थी, कमेटी टू लुक आफ्टर टैंक एंड इरिगेशन, मतलब हम देख सकते हैं जल विभाग जहाँ से बोल सकते हैं। और जुडिशियल कमेटी जो थी उसका कहते थे ये लोग न्यायातर सेटल केस। अब जो केस करती थी वो जो हम देखते हैं जुडिशियल कमेटी है, सिविल और क्रिमिनल दोनों केस को देखा करती थी वो। इसके बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर A.K. नीलाकंता सत्री मेंशन दैट इट वाज एन एबल ब्यूरोक्रेसी विच इन वेरियस वे फोर्स्टेड
fostered a living sense of citizenship. There was a standard of administrative efficiency and purity। सर उन्होंने जो कहा कि मतलब ये है कि जो हम देखेंगे हिंदी कम्युनिटी के अंदर जो देखने को मिलता है, इसमें सिस्टम वो मिलता है देखने को, मतलब लोगों को पारदर्शिता वगैरह मिलने को मिलती है, और जो सिटीजनशिप लोगों को मिला करती थी उस टाइम बेहतर से बेहतर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो काम करने में बहुत बेहतर था, और उसमें प्योरिटी थी, मतलब पारदर्शिता दिखता से हम ये बात बोल सकते हैं। तो ये हो गया ये इनके एडमिशन के बारे में। अगला है आर्मी एंड वेलफेयर। द चोलाज मेंटेन पावर आर्मी एंड नेवी ख़ास है क्योंकि नेवी सबसे ज़्यादा की पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने जो दूसरे हम देखते हैं साउथ ईस्ट के अंदर जो कॉन्टिनेंट जो एरियाज़ हैं उनको ही कैप्चर करेंगे। द इन्फेंट्री, द कैलिवरी एंड द वॉर एलिफेंट constituted the main part of the army of Chola. It seemed that Chola had 70 regiments. 70 रेजिमेंट्स हुआ करती थी इनके पास, मतलब रेजिमेंट में कई हज़ार लोग शामिल होते हैं, उतनी इनके पास आर्मी थी। आर्मी कंसिस्ट, मतलब आर्मी पर कितने थे, 1,50,000 सोल्जर थे और 60,000 वॉर एलिफेंट थे। नॉर्मल एलिफेंट वॉर एलिफेंट थे। द चोलास स्पेंट ह्यूज अमाउंट टू मेंटेन एन एफिशिएंट कैलिवरी एंड इम्पोर्टेड बेस्ट हॉर्स फ्रॉम अरब। जो अरब के घोड़े होते हैं वो सबसे बेहतर माने जाते हैं दौड़ के मामले में और जंग के माहौल के अंदर, लड़ाई के माहौल के अंदर, तो ये वहीं से अपने घोड़े मंगाया करते थे लड़ने के लिए। 50 और 60,000 के पास हाथी थे, 1,50,000 सोल्जर्स थे, बस इतना। और सिस्टम क्या था इनका, जैसे कि अगर पीस टाइम है, मतलब लड़ाई नहीं हो रही है, तो वो कैंटून्स के अंदर रहा करते, मतलब कुछ जगह बनी हुई थी रहने के लिए, वो वहाँ पर रहा करते थे, उनकी ट्रेनिंग वहीं पर होती थी, डिसिप्लिन से वो रहा करते थे, सिखाया जाता था उनको। और जो राजा था वो पर्सनल बॉडीगार्ड रखा करता था, जिनको क्या कहते थे, ये व्याकर से who were thrown to defeat the person of the king at the cost of their life। जो अपनी जान पर राजा की बचाने के लिए जान को न्यौछावर कर दिया करता था, बाजी लगाता था अपनी राजा की बचाने के लिए जान। अब जो कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनको देखने के लिए, उनको ये मतलब क्या हर इन्फेंट्री या फिर बोलते हैं रेजिमेंट्स के जो लीडर्स वगैरह हुआ करते थे, इनका नाम बोलते थे ये क्षत्रिय सी खमानी, इनका नाम हुआ करते थे इस तरह से ये। और हम जानते हैं कि नेवी जो थी इनको तो स्ट्रॉन्ग थी ही, इसीलिए जो श्री विजया एम्पायर है उस पर भी उन्होंने अटैक करा था। पहले तो ये दोस्त थे, उनके बाद में उन्होंने अटैक करा पे जाकर, और ये फिर बाद में इनके हम देखेंगे कि फ्यूडेटर बन जाते हैं। और जो नेवी है उसके ज़रिए से ही हम देखेंगे जो महिपाल है, पाल राजा है, उसको जाके ये हराते हैं, और बंगाली खाड़ी है, बंगाल तक इनका जो इन्फ्लुएंस होता है कब्ज़ा करते हैं वहाँ पर जाके बाकायदा ये पूरा, फिर उसी को अपना फ्यूडेटर बना डालते हैं। ये सिर्फ फेम के नहीं करते हैं, ये जो स्टेप लिया जाता है। तो खैर पता चल रहा है कि जो इनकी नेवी है, आर्मी मतलब जो आर्मी का हिस्सा है बहुत बड़ा पावरफुल है वो। फिर भी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, द चोला डिड नॉट ऑब्जर्व द हिंदू मॉरलिटी ऑफ वॉरफेयर धर्म युद्ध। तो खैर जैसे हम देखते हैं कि दूसरे जो हम देखते हैं पल्लव रूलर्स थे, उन्होंने हिंदू टाइटल्स लगाए कि भाई धर्म के लिए लड़ने वाला, धर्म को बचाने वाला। इन्होंने उस तरह के टाइटल ज़्यादातर हम देखेंगे नहीं लिए थे, जगहों के नाम पर ले लिए कि जहाँ पर जंग लड़ी, वॉर जहाँ पर करा वहाँ जीत गए तो वहाँ के नाम पे ले लिया, जो शहर बसाया तो उसके नाम पे ले लिया, मगर जो धर्म का सहारा जैसे हम देखेंगे नहीं लिया इन्होंने। द चोला आर्मी कॉज्ड मच इंजरी टू सिविल पॉपुलेशन। तो उन्होंने एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि जो हिंदुओं के अंदर जो हिंदू प्रथा है कि आपको युद्ध के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं करनी कि जो आम इंसान है उसको नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, इन्होंने उसका बिल्कुल खंडन कर दिया ख़त्म करते हुए। जो आम सिविल पॉपुलेशन थी उसको ही मारा, उसमें औरतें भी शामिल थी, लूट मार करी, लोगों को मारा, ये सब चीज़ें इन्होंने करी थी वॉरफेयर के अंदर, जो कि मना होती थी हिंदू धर्म के, मना है आज भी करना ऐसा, फिर भी इन्होंने ये चीज़ करी। अगला जो है वो है रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम में तो हम ये देखेंगे जो नॉर्मल सिस्टम था बिल्कुल जैसे होता था कि जो ज़मीन का टुकड़े हैं उसको कई कैटेगरीज़ के अंदर बांट दिया गया था। बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या है कि द लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और इसको मेजर्स करते थे ये, फिर उसके हिसाब से ही जो प्रोडक्शन होता था उस पर से ये टैक्स लिया करते थे। अब टैक्स जो था इनका दोनों काइंड का था,
कैश में भी और काइंड में भी। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि काइंड में क्या हो गया, गेहूँ जो मतलब मसाले उगते थे खैर साउथ में ज़्यादातर, तो साउथ पे जो मसाला जिसने उगाया मसाला ले लिया उससे, अपने जो आर्मी है उसके लिए। किसी से कुछ और चीज़ ख़रीद ली, जैसे कि हम देख सकते हैं जानवर ले लिए काम के लिए, अपने काम आने के लिए, खाने के लिए तो नहीं, काम आने के लिए। फिर दूसरा है कि जो पैसे ले लिए जो चलता होगा उनके टाइम में, जो इस्तेमाल करते होंगे करेंसी है। तो ये दोनों तरह से, मतलब कैश भी लेते थे और थिंग्स या काइंड भी लिया करते थे ये। और फिर जो हमने देख ही लिया है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो अपने अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांटते थे, मेजर्स करते थे, उनके अकॉर्डिंग ही लिया करते थे वहाँ से टैक्स। फिर द ऑफिसर ऑब्जर्वर, इनके कुछ ऑफिसर्स भी होते थे यहाँ पर लगाए हुए थे इन्होंने। और ये काम जो था हम देखते हैं कि जो रूलर्स थे, जो विलेज कमेटी थी, उसके थ्रू होता था। इसीलिए उसको ऑटोनमस बॉडी मिली, मतलब ऑटोनमस जो हम देखते हैं अटेस्टेटस मिला हुआ था उस टाइम। दे बिल्ड सेवरल डैम, और डैम बनवाए उन्होंने नदी के ऊपर, कावेरी नदी के ऊपर, किसनी, खेती के लिए, इरिगेशन के लिए, मतलब सिंचाई के लिए। लैंड रेवेन्यू टैक्स ऑन ट्रेड, अब टैक्स कहाँ पर था, ट्रेड के ऊपर भी था। प्रोफेशन, फॉरेस्ट, माइंस, इरिगेशन, सॉल्ट, नमक निकालने पर, पानी की सिंचाई करने वालों को, मतलब पानी लेने के लिए टैक्स देना पड़ता था उनको। जंगल से सामान लेना है तो उसकी नहीं टैक्स है, पार करके जाना है उसकी नहीं टैक्स है नदी को। तो मतलब टैक्स लेते थे ये काफ़ी। और जो हम देखेंगे सदर्न इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा है वो हमेशा से चलता है पैसे के लिए। सोशल कंडीशन, सोसाइटी में क्या है कि वर्णाश धर्मा, मतलब कि वर्ण सिस्टम यहाँ पर था, एग्जिस्ट करता था उस टाइम वहाँ पर। मगर क्या है कि जो लोग थे आपस में पीसफुली रहा करते थे यहाँ पर। इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो भी अलाउ थी, परमिट थी। और इससे क्या हुआ कि कुछ डिफरेंट सब कास्ट बनी, मतलब दो अलग अलग कास्ट की शादी हो गई, फिर तीसरी कास्ट बन के आ गई उससे। मगर जो हम देखेंगे जो कंडीशन ऑफ प्रेयर, मतलब अनटचेबल मितर, मतलब बहुत ही बेकार थी, मतलब जो अछूत थे उनकी कंडीशन फिर भी बेकार थी वहाँ पर। और जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मण सबसे बड़े, फिर क्षत्रिय हैं, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ब्राह्मण का सबसे ऊपर दर्जा था, फिर जो क्षत्रिय थे उनका भी अपना, उनको मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस जो हम देखते हैं वो मिला करते थे वहाँ पर। और जो शूद्र वगैरह हैं जो अनटचेबल है उनकी कंडीशन तो बेकार ही थी। और जो इनके डिवीज़न देखते हैं हम क्या क्या, जैसे हम देखते हैं गिल्ड्स जिनको बोलते थे, तो उनमें डिवीज़न भी था यहाँ पर। वेलंगई क्या है कि एग्रीकल्चर ग्रुप, मतलब खेती करने वाला ग्रुप हुआ करता था यहाँ पर ये। अदंगई क्या है, आर्टिशियन एंड ट्रेडिंग क्लास, मतलब पेंटिंग जो चीज़ें मतलब बनाने वाले, मूर्तियाँ या फिर बर्तन बनाने वाले लोग जो होते हैं वो इनमें आ गए। खैर यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदेमंद थी, जो पोजीशन ऑफ वुमेन वाज गुड, मतलब औरतों की जो स्थिति थी वो बेहतर थी दूसरे जो हम देखते हैं एम्पायर जो हुए साउदर्न इंडिया के अंदर। दे वर फ्री फ्रॉम मैनी रिस्ट्रिक्शन विच केम टू इम्पोज ऑन देम बाय हिंदू सोसाइटी लेटर सून। तो यहाँ पर क्या है कि जो औरतें हैं रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा फ्री थी, जो बाद में हम देखेंगे जो सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर इम्पोज, मतलब थोपे जाते हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। मगर एक चीज़ है कि यहाँ पर जो सती प्रथा थी वो चलती थी यहाँ पर, सती प्रथा यहाँ पर फिर भी थी, मतलब चलती थी कुछ हद तक यहाँ पर। और पर्दे की कोई रस्म यहाँ पर थी नहीं, जो औरतें थी चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस फंक्शंस हो, उनमें बिना पर्दे के जा सकती थी वहाँ पर। प्रॉपर्टी ओन करती थी वो, उनके पास ज़मीन के राइट्स हुआ करते थे। ये चीज़ें इसके अंदर। अगला क्या है, देवदासी का सिस्टम भी था यहाँ पर, और स्लेव का सिस्टम भी था, मतलब गुलाम बनाने वाला सिस्टम भी यहाँ पर था। और ये चीज़ तो खैर आ चुकी थी, हम देखेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं 9th सेंचुरी के बाद से, तो ये चीज़ तो उस टाइम तक एग्जिस्ट कर चुकी थी। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जैसे कि ट्रेड गिल्ड्स हुआ करती थी उस टाइम के अंदर। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, द चोला मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन देयर टेरिटरी, कंस्ट्रक्टिंग वेल कनेक्टेड रोड, प्रोवाइड सेफ्टी टू ट्रैवलर एंड ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो चीज़ चल रही है हमें ख़ास करके देखने को मिलेगा कि बात सब कुछ चल रही है ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इसके लिए मतलब रोड बनाना, जो ट्रैवलर्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं उनको सिक्योरिटी देना, कि सिक्योरिटी को लूट मार ना करें उनसे। इसीलिए उन्होंने अपनी नेवी बनाई थी कि अरेबियन सी के अंदर हम कंट्रोल करें, कोई लूट मार नहीं करेगा सामान की हमसे, इनसे। तो स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई उन्होंने सीज़ के अंदर, कंडीशन किसनी कि सही से कर पाए। तो ये जो हम देखेंगे कि जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो है चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल, दो जैसे वो ग्रो होती है। और इनसे व्यापार भी करने के लोग शामिल हुए क्योंकि सिक्योरिटी मिल रही है और डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि देखो जब मलाया पेनिनसुला है तो वहाँ तक इनका रूल है, तो लोगों को क्या है कि जो टोल देना है बार बार हर जगह जाके वो नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एक बार टोल दे दिया, बाकी ट्रांसपोर्ट खुद कर लिया करते थे वहाँ से।
तो ये चीज़ क्या है, इससे इनकी जो इकोनॉमी हो उसको फ़ायदा भी हुआ, कहीं ना कहीं नुकसान देखने को लगता है वो, मगर इन्होंने जो दूसरों से नुकसान होने वाला था उसको ख़त्म कर दिया था खुद ही। द ट्रेडर हैड ब्रिक्स ट्रेड विद चाइना, मलाया, वेलफेयर, वेस्टर्न गल्फ एंड आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मतलब क्या, मतलब हम देखेंगे पक्के नाते संबंध हैं इनके अंदर ट्रेडर्स के, चाइना से, मलेशिया से, फिर सऊदी जो अरब जो करब कंडीशन कंट्रीज़ हैं वहाँ से, ईरान इराक जो मतलब मान लीजिए वहाँ से। ये क्या है, मलाया जो हम देखेंगे कि मतलब मालदीव वगैरह जो साइड के देश है, जकार्ता वगैरह हैं, उनसे भी इनके कनेक्शन होते थे बहुत ज़्यादा वहाँ पर। Cholas cloth, ornament, metal and their different production of salt and construction of image and temple were few important industries which grew and prospered under the protection of Chola। हम देखते हैं कि ऑर्नामेंट हो, कपड़े हों या मेटल्स की चीज़ें बनानी हों, और बहुत सारी चीज़ें जो मसाले वगैरह जो खुद उगाया करते थे, मिट्टी के मतलब बर्तन बनाना या मंदिर बनवाना, ये सब चीज़ें इंडस्ट्रीज थी बहुत ज़्यादा उस टाइम। उन्होंने खूब अपने आप को ग्रो करा किन के टाइम के अंदर, किन के पीरियड में, चोलास के पीरियड में। अगला जो लास्ट है वो है आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट में तो खैर आप जानोगी, मंदिर बहुत ज़्यादा बनवाए थे इन्होंने, बहुत मंदिर बनवाए उन्होंने, इस बारे में हम कोई पीछे जानना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं, कि पीछे हम देख चुके हैं। अब लिटरेचर जो है वो देखेंगे हम इसके अंदर, लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा चली कि तंजावुर भी एक टाइम का देखते हैं हम, बनती है कैपिटल लर्निंग सेंटर बन जाता है तंजावुर, जैसे कि कोंडाई मंडलम बनता है उस टाइप का। और इसमें हम कह देते हैं कि जो अलवार हैं और नैयार, जो नैयार है, नैयार जो हम देखेंगे, नैनार जिनको बोलते हैं, वो भी अपने जो हम देखेंगे इसके अंदर कि अपने जो लिटरेचर है तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, और जो अपना इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक, वो अपना जो इन्फ्लुएंस है काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं उसको अपना, और लोग उनकी चीज़ में कन्वर्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी टाइम में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने कुछ अपने लिटरेचर लिखे जो कि 8 वॉल्यूम के अंदर थे, जिनका नाम था तिरुमुराइस, और ये हम देखते हैं कि 12वीं सेंचुरी में आए, उससे पहले। और इनको हम माना जाता है कि 5वां वेद, मतलब 4 वेद तो हिंदू धर्म में होते ही हैं, अब इसको 5वें वेद जो हम देखते हैं कि 5वां वेद माना जाता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि लिटरेचर भी अपने आगे बढ़ रही है काफ़ी तौर पर, मगर फिर भी हम ये देखेंगे कि 9वीं सेंचुरी से पहले तो कोई इतिहास इनका मिलता ही नहीं सही से हमें चोलास का, जो भी मिला है वो 9वीं सेंचुरी बाद मिलता है हमें देखने को। तो ये सेकंड पार्ट जो था हमने चोलास का वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सही से समझ में आया हूँ। तो कोई अपना आप जो फीडबैक कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।